Assalamualaikum friends, वेलकम टू अवर चैनल दी अदर स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए उबर ड्राइवर के दो इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाले वाक़यात लेकर आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इन खौफनाक कहानियों को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज की कहानियाँ एक पाकिस्तान से होने वाली है और एक इंडिया से, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। आज की पहली कहानी इमरान ने हमारे साथ कराची से शेयर की है, तो आगे का वाक़या हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम अहसन भाई, ये वाक़या जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का ऐसा भयानक वाक़या है जिसे मैं भुलाना भी चाहूँ तो भुला नहीं सकता। ये 2017 की बात है, जब मैं उबर चलाया करता था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब कराची में आजकल की तरह शदीद गर्मी पड़ रही थी। इसीलिए मैंने उन दिनों दिन की गर्मी और ट्रैफिक के शोर शराबे से बचने के लिए रात में उबर चलाने का फैसला किया। मैं शाम 8 बजे तक घर से निकलता था और रात के 2-3 बजे के करीब घर वापस आ जाता था। उस रात भी मैं अपने घर से निकला और आम दिनों की तरह 4 राइड्स मुकम्मल की और फिर 5वीं राइड मैंने आगा खान हॉस्पिटल पर ड्रॉप की। जब मैंने लास्ट राइड को ड्रॉप किया था उस वक्त रात के ठीक 11:35 का टाइम था। इसके बाद मैं आगा खान हॉस्पिटल में ही गाड़ी पार्क करके खड़ा हो गया और दुआ करने लगा कि यहाँ से ही दूसरी राइड मिल जाए। पर कुछ देर इंतज़ार के बाद मेरे पास एक राइड आई जो एक खातून सवारी की PECHS के एक कैफ़े से आई थी। क्योंकि वो कैफ़े वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था तो मैंने वो राइड एक्सेप्ट कर ली और आगा खान हॉस्पिटल की पार्किंग से निकलकर PECHS के उस कैफ़े की तरफ निकल गया। पर जब मैं उस कैफ़े के बाहर पहुंचा तो वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था। इसलिए मैं ये सोचकर कैफ़े के अंदर चला गया कि मुमकिन है जिन खातून ने कैब बुक करवाई थी वो शायद अंदर मौजूद हों। मैंने अंदर जाते ही वेटर से कहा कि मेरे पास यहाँ से इस नाम से राइड आई है, अगर आप छोटी सी अनाउंसमेंट कर दें तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो उस वेटर ने मेरे कहने पर अनाउंसमेंट की, पर अनाउंसमेंट होने के बावजूद किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो मैंने सोचा कि मुमकिन है शायद किसी ने राइड बुक करवा कर अपना इरादा बदल लिया होगा और अब उसे नहीं जाना होगा। ये सोचकर मैं कैफ़े से बाहर आ गया और बाहर आकर इधर उधर देखने लगा कि शायद कोई बाहर खड़ा हो। पर जब वहाँ कोई नज़र नहीं आया तो मैं वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही मेरी नज़र रियर व्यू मिरर की तरफ गई तो मैंने देखा एक खातून मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। मैंने चौंक कर पीछे देखा और उन खातून से पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? तो उन खातून ने कहा कि मैंने ही कैब बुक करवाई थी और आप मौजूद नहीं थे तो मैं अंदर बैठ गई। मुझे उनकी ये बात बहुत अजीब लगी कि उन्हें कम से कम मेरे बाहर आने का वेट करना चाहिए था। खैर, उनकी राइड में सखियसन की लोकेशन आ रही थी तो मैंने राइड स्टार्ट करके गाड़ी चलाना शुरू कर दी। बीच रास्ते में पहुंचकर मैंने उनसे सवाल किया, आपको सखियसन पर कहाँ उतरना है? जिस पर उन खातून ने कहा कि मैं आपको पहुंचकर गाइड कर दूंगी। तो मैं चुपचाप होकर गाड़ी चलाने लगा। मुझे गाड़ी चलाते हुए चंद सेकंड ही गुजरे थे कि उस औरत ने मुझसे कहा कि गाड़ी में म्यूज़िक लगा दे। मैंने उनसे कहा मेरी गाड़ी या मोबाइल में गाने नहीं हैं। जिस पर उस औरत ने कहा कि आप मेरा मोबाइल कनेक्ट कर दें। तो मैंने उनका मोबाइल कनेक्ट कर दिया, लेकिन उन खातून ने हॉरर गाने लगाना शुरू कर दिए। मुझे उनकी हरकतें बहुत अजीब लग रही थीं।
खैर फिर 3-4 गाने लगाने के बाद उन्होंने गाने बंद कर दिए। इस दौरान मैं सखी हसन मोबाइल मार्केट के करीब पहुंच चुका था। तो मैंने एक बार फिर उनसे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहती हैं, पर इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर मैंने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि मैडम आपको कहाँ जाना है। तो एहसन भाई, इस बार जो जवाब उसने दिया उसने मुझे अंदर तक से हिला कर रख दिया, क्योंकि उसने कहा मुझे कब्रिस्तान में जाना है। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि रात के 12:30 बजे इस औरत को कब्रिस्तान में क्यों जाना है। मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे कहा कि आप मुझे सही से अपना एड्रेस बताएं, कब्रिस्तान के पास आपको कहाँ जाना है। जिस पर उसने गुस्से भरे लहजे में कहा, आपने सुना नहीं, मैंने कहा कब्रिस्तान जाना है। खैर मैंने अपने आप को तसल्ली देते हुए सोचा कि शायद इसको किसी फैमिली मेंबर की कब्र पर जाना होगा, जो अब भी मेरे लिए बहुत अजीब बात थी। लेकिन मुझे फिर भी वहां जाना पड़ा, क्योंकि कब्रिस्तान मोबाइल मार्केट के बिल्कुल करीब है। तो मैं उन्हें कब्रिस्तान ले गया। वो खातून गाड़ी से उतरकर दरवाज़ा बंद करके कब्रिस्तान की तरफ जाने लगी। तो मैंने उन्हें आवाज़ दी और कहा, मैडम आपने पैसे नहीं दिए। तो उसने एक अजीब सी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, मैं वापस आऊंगी, तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करो। मेरे दिल में अजीब से वसवसे आना शुरू हो गए थे, लेकिन मैं अपनी कंपनी रूल की वजह से बॉन्ड था और मेरे पैसे भी उस औरत की तरफ रहते थे। फिर जब तकरीबन 15 मिनट गुजर गए और वो औरत कब्रिस्तान से वापस नहीं आई, तो मुझे बहुत ज़्यादा खौफ का एहसास होने लगा। दिल की कैफियत अजीब सी होने लगी और मुझ में कब्रिस्तान के अंदर जाकर उस औरत को तलाश करने की भी ज़र्रा बराबर हिम्मत नहीं थी। तो मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर सोचा कि मैं इनकी राइड को कैंसिल करके कोई दूसरी राइड को बुक कर लेता हूँ। पर जैसे ही मैंने अपना मोबाइल निकाला तो उनकी राइड एप्लीकेशन में शो ही नहीं हो रही थी। मैं बहुत हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने प्रीवियस राइड्स में जाकर चेक किया तो मेरे पास आखिरी राइड आगा खान हॉस्पिटल की ही आ रही थी, जबकि PECHS से लेकर यहाँ तक का कोई भी रिकॉर्ड इस एप्लीकेशन में नहीं था। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था, मेरी समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि शायद ये कोई टेक्निकल मसला है, जिसकी वजह से ये राइड मेरे मोबाइल में शो नहीं हो रही है। खैर उस वक्त मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, तो मैं फ़ौरन वहाँ से घर आ गया। अगले ही दिन मैं उबर के ऑफिस चला गया और मैंने उन्हें ये सारी बात बताई और उनसे कहा कि आप रिकॉर्ड निकालें और चेक करें कि ये राइड कहाँ गई, जो मैंने PECHS से ली है और सखी हसन लेकर गया हूँ। जब उन्होंने मेरा रिकॉर्ड निकालकर चेक किया तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि 11:35 पर आपने जो राइड आगा खान हॉस्पिटल पर ड्रॉप की है, उसके बाद आपके रिकॉर्ड में कोई राइड नहीं आ रही। मैं आज तक ये समझ नहीं सका कि वो औरत कौन थी और वो क्या चाहती थी, जिसने ना तो मुझे कोई नुकसान पहुंचाया और ना ही कोई फ़ायदा, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवालिया निशान छोड़ गई कि आखिर उसका मकसद क्या था। दोस्तों, इस तरह के कई वाक़यात ऐसे लोगों के साथ पेश आते हैं जो लोग देर रात में सफ़र करते हैं। अब चलते हैं आज के दूसरे वाक़े की तरफ, जो हमें वारिस ने इंडिया से भेजा है। तो सुनते हैं वारिस की कहानी उन्हीं की ज़बानी। अस्सलामु अलैकुम एहसन भाई। ये वाक़या बहुत पुरअसरार है, जिसको मैं आज तक समझ नहीं पाया कि वो क्या था। उस रात आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और उस वक्त मैं अपने इलाके से कुछ फासले पर एक सवारी को छोड़कर दूसरी सवारी के इंतज़ार में खड़ा हुआ था। और उस वक्त रात के शायद 2 बज रहे थे। आसपास के इलाके की बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से हर जगह अंधेरा फैला हुआ था।
बस थोड़ी थोड़ी देर बाद बादल इतनी ज़ोर से गरज और चमक रहे थे जिससे उस अंधेरे में चंद सेकंड के लिए रोशनी हो जाती थी। मैं भी अपनी गाड़ी में बैठा आखिरी सवारी का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। जब मैंने मोबाइल चेक किया तो 2 किलोमीटर दूर से एक राजीव नामी लड़के ने राइड बुक करवाई थी। मैंने फ़ौरन अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उस लोकेशन की तरफ बढ़ गया। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद एक गली आई। वो गली एक ऐसी जगह पर थी जहाँ काफ़ी सन्नाटा था और आसपास घुप अंधेरा था। वहाँ पहुंचकर एक अनजाने से खौफ ने मुझे घेर लिया, पर सवारी को उस गली में से ही पिक करना था तो मैं उस गली में दाखिल हो गया और उस गली में जाकर सवारी का इंतज़ार करने लगा कि राजीव नामी शख्स आएगा। तभी अचानक मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ हो गई, जिसकी वजह से चारों तरफ गहरा अंधेरा फैल गया। बादल अब भी गरज रहे थे। तभी बादल ज़ोर से गरजे और बिजली चमकी तो उस रोशनी में मुझे अपनी गाड़ी के बिल्कुल सामने एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी और वो देखते ही देखते मेरी गाड़ी के पास आई और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। और हैरानकुन तौर पर उसके बैठते ही गाड़ी की हेडलाइट्स भी ऑन हो गई। उस वक्त मैंने सोचा कि शायद ये राइड राजीव ने इस लड़की के लिए ही बुक करवाई होगी। राइड स्टार्ट करने के बाद मैंने जैसे ही लोकेशन चेक की तो मालूम हुआ कि ये लोकेशन एक हॉस्पिटल की है जो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। तो मैंने हैरान होकर उस लड़की से पूछा कि सब खैरियत है, इतनी रात में आप अकेले हॉस्पिटल जा रही हैं? जिस पर उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरा शौहर उस हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, पर मैंने उसके बाद उससे कोई बात नहीं की। पर कुछ देर खामोशी से सफ़र तय करने के बाद उस लड़की ने मुझे बताया कि आज से ठीक 2 साल पहले मैं और मेरे शौहर इस सड़क पर सफ़र कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक एक खौफनाक हादसा पेश आया जिसमें मैं तो बच गई, लेकिन बस इतना कहकर वो लड़की खामोश हो गई। तो मैंने उससे पूछा लेकिन क्या, पर उस लड़की ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं उस लड़की की इस आधी अधूरी बात पर परेशान हो ही रहा था कि अचानक एहसन भाई मेरी नज़र गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी, जिस मिरर में वो लड़की नज़र ही नहीं आ रही थी। ये मंजर देखते ही खौफ से मेरा बुरा हाल हो गया, क्योंकि हैरानी की बात ये थी कि वो लड़की अब भी गाड़ी में पीछे अपनी जगह पर बैठी हुई थी। मेरी कुछ समझ नहीं आया तो मैंने गाड़ी को ब्रेक लगा दिए और गाड़ी से नीचे उतर गया, जबकि वो लड़की अब भी गाड़ी में बैठी हुई थी। तभी तेज बारिश शुरू हो गई तो मैं गाड़ी का बोनट खोलकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि इस लड़की को गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर गाड़ी से उतार दूंगा। पर 2 से 3 मिनट तक बोनट के पीछे रहने के बाद जब मैंने बोनट बंद करके गाड़ी के अंदर देखा तो उस वक्त मेरा खौफ और भी बढ़ गया, क्योंकि अब वो लड़की गाड़ी में मौजूद नहीं थी और ना ही कहीं आसपास दिखाई दे रही थी। उस वक्त डर से मेरा बुरा हाल था और मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। खैर उसी खौफ की हालत में मैं फ़ौरन गाड़ी में बैठा और फिर से चारों तरफ देखा, पर वो लड़की अब भी वहाँ कहीं भी नहीं थी। उसी डर के साथ मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और तेज़ स्पीड से गाड़ी भगाने लगा। तभी थोड़ा आगे जाने के बाद वही लड़की मुझे फिर से मेरी गाड़ी के सामने खड़ी हुई नज़र आई। एहसन भाई, बस ये मंजर देखते ही मेरे हाथ पैर फूल गए और गाड़ी डिसबैलेंस होकर कुछ फासले पर एक दरख्त से जाकर टकरा गई। पर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके सामने ही एक हॉस्पिटल था, जो वही हॉस्पिटल था जिसमें उस लड़की को जाना था।
एक्सीडेंट की आवाज़ सुनते ही हॉस्पिटल का अमला बाहर आ गया और मुझे गाड़ी से निकालकर इमरजेंसी में ले जाया गया। कुछ घंटों बाद जब मुझे होश आया तो मैंने डॉक्टर्स को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी। तो फिर मैंने उनसे सवाल किया कि यहाँ कोई राजीव नामी शख्स एडमिट है जिससे वो लड़की मिलने आ रही थी, जिस पर हॉस्पिटल वालों ने बताया कि यहाँ राजीव नाम का कोई भी शख्स एडमिट नहीं है। तभी अचानक मुझे याद आया कि वो लड़की 2 साल पहले की बात कर रही थी। जब ये बात मैंने हॉस्पिटल वालों को बताई तो थोड़ा चेक करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, 2 साल पहले यहाँ से कुछ फासले पर एक हादसा हुआ था जिसमें लड़के का नाम तो राजीव ही था, और उन्होंने ये भी बताया कि उस हादसे में राजीव तो बुरी तरह से जलकर झुलस गया था और उसे मुर्दा हालत में ही हॉस्पिटल लाया गया था, जबकि लड़की को अधमरी हालत में इसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि वो लड़की उसी अधमरी हालत में इमरजेंसी वार्ड से गायब हो गई थी, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। ना तो कोई कैमरा उसे रिकॉर्ड कर सका और ना ही किसी ने उसे जाते हुए देखा। तो ये थी वारिस की कहानी। बहुत शुक्रिया वारिस और इमरान भाई, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ साथ ये भी बताएं कि आप किस कंट्री या किस शहर से मेरी स्टोरी सुन रहे हैं। और आपको मेरी ये स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें। भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई सच्चा वाक़या है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमेशा पाकी की हालत में रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले खौफनाक वाक़ये के साथ। अस्सलामु अलैकुम।